Hello, I am Kuldeep Namdev, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, State Gandhinagar, Bhopal. This is the part number 2 of our lecture Metrology. अब अगला इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज प्रोटेक्टर. अब प्रोटेक्टर जनरली आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे दो तरीके से. एक सिंपल प्रोटेक्टर, इसका एक नाम और है सिंपल बेवल प्रोटेक्टर. इसको सिंपल बेवल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं. इसकी रेंज जो होती है 0 से 180 डिग्री होती है, जैसे कि ऑलरेडी आपने प्रोटेक्टर यूज किया लगभग ये वैसा ही होता है. दूसरा होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर. इसकी रेंज होती है पूरी 360 डिग्री और इसका जो मेन स्केल की जो मार्किंग होती है वो एक डिस्क पे होती है. ये जो डिस्क है इस पे पूरा मेन स्केल मार्किंग बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये जो डिस्क है यहाँ पे मेन स्केल मार्किंग बनी हुई है. ये जो पोर्शन है यहाँ पे वर्नियर स्केल बना हुआ है. तो दिस इज अ पोर्शन ऑफ वर्नियर स्केल. अब यहाँ पे दो फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं ए और बी. इस तरह से में देख सकते हैं कि किसी टेपर्ड पोर्शन का एंगल आपको निकालना है तो किस तरह से ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर पे होल्ड किया जाता है. तो इस फिगर देख के आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुझे ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है. अब बात करते हैं इसको रीड कैसे करना है. तो आप देखिए, सपोज ये इसकी पोजीशन है और इतने पोर्शन को मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज अ मेन स्केल और दिस इज वर्नियर स्केल. अब इसको रीड कैसे करना है, बहुत आसान है. सबसे पहले आप जाएंगे वर्नियर स्केल पर. तो ये रहा वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 बना हुआ है. ये 0 मार्किंग है. राइट पे कुछ मार्किंग बनी हुई, कुछ मार्किंग लेफ्ट की तरफ बनी हुई है. अब आप देखेंगे मेन स्केल जो है, ये मेन स्केल बिल्कुल आपके चांद के जैसा है, प्रोटेक्टर के जैसा है. यानी कि पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री तक का यहाँ पे एक एक डिग्री में इसका मार्किंग बना हुआ है. यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है किसका, प्रोटेक्टर का, वो 1 डिग्री है. इसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट है. अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं. देखिए, क्योंकि मेन स्केल का एक पार्ट किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है. बिल्कुल आपका जैसा प्रोटेक्टर आपने यूज किया था सेम वही प्रोटेक्टर यहाँ पर है, बस 180 की जगह ये पूरा 360 डिग्री तक का है. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 बीच में सेंटर पे दिया हुआ है. राइट साइड में कुछ मार्किंग है, लेफ्ट साइड में कुछ मार्किंग है. और मार्किंग देखेंगे 0, 15, 30, 45, 60, यानी कि 60 तक मार्किंग है. ऐसा क्यों है इसकी मार्किंग 60 तक है. इसकी मार्किंग 60 तक इसलिए है क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर. तब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 1 डिग्री को यहाँ पे 60 मिनट से रिप्रेजेंट किया गया है. इसलिए यहाँ पे 60 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं, 60 पार्ट्स. और 60 लेफ्ट की तरफ है 0 से, और 0 से राइट की तरफ भी 60 पार्ट्स ही हैं. ठीक है, क्यों पार्ट 60 है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है. अब बात करेंगे इसको रीड मुझे लेफ्ट की तरफ करना है कि राइट की तरफ करना है. ये डिपेंड करता है आप रीडिंग किस तरह से ले रहे हो. आप दोनों तरफ यूज कर सकते हो, चाहे वैल्यू प्लस करके आप फाइनल रीडिंग ऑब्टेन करें, चाहे माइनस करके करें. दोनों तरह से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब देखिए, अगर ये पोजीशन यहाँ पे होती है तो इसको रीड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये 0 है, पहले 0 मार्किंग देखना है. तो 0 मार्किंग आपकी ये रही. तो 0 मार्किंग पर आपको देखना है कि मेन स्केल का कितना मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि 0 है, ये 50 से जस्ट पहले है, थोड़ा सा पहले है 50 से. तो 50 तो आप काउंट कर नहीं सकते, तो इसकी जो रीडिंग होगी 50 से कम होगी. और देखिए 49 के बाद में आ रहा है. 0 कहाँ पे आ रहा है, 49 के बाद में. यानी कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है 49 से 50 के बीच में होने वाली है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 49 काउंट करते हैं, कितना काउंट करते हैं, 49 डिग्री प्लस वर्नियर रीडिंग, तो आपको 0 से राइट वाले पोर्शन पे जाना होगा. आप 49 डिग्री काउंट करेंगे मेन स्केल पर और वर्नियर स्केल पे काउंट करेंगे 0 से राइट वाले मार्किंग को. कैसे मार्क करेंगे, आपको चेक करना है कि वर्नियर स्केल का जो लाइंस ग्रेजुएशन बना हुआ है मेन स्केल से कहाँ मैच हो रहा है. जहाँ मैच होगा वो रीडिंग आप फाइंड आउट कर लीजिए, उतना मिनट्स, और आप उसमें 49 डिग्री में ऐड कर दीजिए. आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अगर यहाँ 49 होता, सपोज मैं राइट की रीडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ये 49 डिग्री मैंने मार्क किया किससे, मेन स्केल से. अब देखेंगे यहाँ पे 15, 30, 35 या 40. देखिए 40 वाला जो मार्क है वो बिल्कुल मैच कर रहा है किससे,
मेन स्केल से। तो कितना हो गया 49 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, तो आंसर क्या हो गया 49 डिग्री 40 मिनट्स। देखिए इस तरह से भी मैंने मेजरमेंट ले लिया इसका, मगर मैं इसका मेजरमेंट लेफ्ट से भी लेके बताऊंगा आपको। जो यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है मैंने लेफ्ट से लेके दिया हुआ, तो दोनों तरह से आप मेजरमेंट ले सकते हो। अगर मैंने 50 यहाँ पे लिया, 49 अगर लूंगा तो राइट की तरफ राइट का जो मेजरमेंट है वर्नियर स्केल पे वो मुझे लेना है। अगर मैंने 50 ले लिया तो 50 ले लिया मतलब यानी कि जो रीडिंग है मेरा 50 से तो कम होना चाहिए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 50 मैंने ले लिया, तो 50 क्या हो गया, मैंने मेन डिवीजन ले लिया। कितना ले लिया 50 डिग्री। अब क्योंकि मैंने मेन डिवीजन 50 लिया था यानी कि जीरो से आगे तरफ लिया था, यानी कि मुझे जीरो से लेफ्ट वाले पोर्शन पे जाना होगा वर्नियर स्केल पर फॉर रीडिंग। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ये 20 वाला, क्योंकि इसका एक पार्ट जो है ना ये 5 डिवीजन का है यानी 5 मिनट्स का है। ठीक है, एक पार्ट कितने का 5 मिनट्स का है। तो 15 के बाद अगला पार्टीशन कितने का है 5 का था, 15 प्लस 5 20 हो गया। तो ये 20 वाला जो है मार्किंग वो बिल्कुल मेन स्केल से मैच हो रहा है, यानी कि रीडिंग कितना हुआ इसका 20 मिनट हुआ। तो 50 डिग्री यहाँ हुआ था और वर्नियर का रीडिंग कितना हुआ, ये हुआ 20 मिनट। क्योंकि रीडिंग मैंने 50 लिया था वो ज़्यादा था, यानी कि 50 डिग्री में से 20 मिनट क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस करना पड़ेगा। तो 50 डिग्री माइनस 20 मिनट कितना आएगा 49 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ से आप मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, डिपेंड करेगा कि आप मेन स्केल रीडिंग क्या ले रहे हो। उसके बेसिस पे आपको देखना होगा कि मुझे माइनस करना है मिनट्स की प्लस करना है। मैंने दोनों तरीके से आपको इसका रीडिंग लेने बता दिया। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है कुछ स्पेशल पर्पस मेजरिंग टूल्स, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। जैसे कि लेवल, ये लेवल आपने शायद प्लेन टेबल सर्वे देखा होगा, सिविल में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे ये उसका नाम था वहाँ पे स्प्लिट लेवल, शायद आपको याद आ रहा होगा। तो लेवल यहाँ पे यूज करते हैं, इसमें ट्यूब होती है, इसमें ऑयल फिल होता है या फिर इसमें वाटर भी फिल होता है या कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। इस पे मार्किंग बनी होती है, एक बबल होता है, ठीक है, एयर बबल होता है। इसको जनरली हम किसी टेबल को या किसी सरफेस को अपने ग्राउंड सरफेस के पैरेलल सेट करने के लिए यूज करते हैं। किसी मशीन का क्या कह सकते हैं, किसी मशीन को हमें कहीं पे लगाना है ना, तो वहाँ पे उसको लेवलिंग करने के लिए हम इस लेवल का यूज़ करते हैं, है ना। किसी मशीन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो वहाँ पे लेवलिंग करके उसको सेट करते हैं ताकि पूरी तरह से प्रॉपर पोजीशन में वो सेट हो जाए। तो वहाँ पे लेवलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो बबल होना चाहिए बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। अगर ये बबल सेंटर पे होगा यानी कि वो जो सरफेस है वो अपने ग्राउंड के पैरेलल है। अगला इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं, दिस इज डायल इंडिकेटर। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं डीपली। ये इसका स्टैंड है, एक फ्लेक्सिबल आर्म भी आता है इसका, वो फ्लेक्सिबल आर्म भी यूज़ करते हैं जहाँ पे इसको स्टैंड से हम अटैच नहीं कर सकते, वहाँ पे फ्लेक्सिबल आर्म यूज़ कर लेते हैं। दिस इज अ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में 3 पार्ट होते हैं, स्क्वायर हेड होता है यहाँ पे, प्रोटेक्टर हेड होता है यहाँ पे, सेंटर हेड होता है। तीनों हेड के अलग अलग फंक्शंस हैं, ये आने वाले स्लाइड में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन सेट की। तो कॉम्बिनेशन सेट में मैंने जब बताया आपको, सेंटर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है। सेंटर हेड से किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का आप सेंटर निकाल सकते हो, है ना। स्क्वायर ने ये 90 डिग्री एंगल आप चेक कर सकते हो। प्रोटेक्टर से आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हो इसी कॉम्बिनेशन सेट से। कॉम्बिनेशन सेट नाम क्यों दिया, क्योंकि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। स्क्वायर हेड है तो यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का या वर्कपीस का। 45 डिग्री आप मेजर कर सकते हो। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो अगर जॉब आपका बड़ा है, वर्कपीस बड़ा है, अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। देखिए इस तरह से सेट कर लिया आपने, इस तरह से इसका आपको 90 डिग्री एंगल चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो इस तरह से एज अ ट्राई स्क्वायर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेंटर निकालने के लिए, जैसे कि कोई राउंड बार है, इसका सेंटर मुझे निकालना है, तो सेंटर हेड की हेल्प से आप इसका सेंटर निकाल सकते हो। यू कैन सी एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि अपन ने 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो वैसे ही इसको भी आप यूज़ कर सकते हो एंगल फाइंड करने के लिए। मगर यहाँ पे 1 ईयर का डिवीजन नहीं है, वहाँ 1 ईयर का डिवीजन था, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट था इसके कंपैरिजन में। कैलिपर्स, कैलिपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा
कैलिपर्स बहुत ज़्यादा शीट मेटल वर्क में यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ कैलिपर का यूज़ होता है, कई बच्चे ये जानते नहीं कैलिपर्स क्यों यूज़ करते हैं। कैलिपर शीट मेटल वर्क में यूज़ करते हैं, किसी भी डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लाइन को आप बराबर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो बाय कैलिपर्स, या किसी डिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई स्लॉट है ना, कोई स्लॉट है, उसका आपको लेंथ नापना है, लेंथ मेज़र करना है, मगर स्केल से आप मेज़र नहीं कर सकते, ना कोई इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या करोगे, कैलिपर आप यूज़ कर सकते हो। इनसाइड मेजरमेंट के लिए ये वाला कैलिपर यूज़ करते हैं, आउटसाइड के लिए ये वाला कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये एज अ डिवाइडर यूज़ करते हैं, किसी ब्लाइंड सेगमेंट को डिवाइड करना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्लॉट है, उसका मेजरमेंट करना है, तो हमने क्या किया, स्लॉट में हमने इस कैलिपर को लगाया, फिर इसको, क्योंकि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मैंने बताया था स्लाइड नंबर 1 में, इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इस पर कोई ग्रेजुएशन बने नहीं होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट लेना है तो इस डिस्टेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इसे डिस्टेंस आपने लिया ऑब्जेक्ट का और इसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफर कर लिया जो कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिस पे ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, तो उस पे लेके गए, फॉर एग्जांपल स्केल पे लेके गए, रूल पे लेके गए, वहां से अपना मेजरमेंट ले लिया। तो ये क्या काम करेगा, कैलिपर में डिस्टेंस को ट्रांसफर करेगा, ना कि डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है, कैलिपर बहुत तरह के होते हैं। ये इनसाइड में बता चुका हूँ, जैसे कि इनसाइड में मेजरमेंट के लिए, आउटसाइड के लिए। ये स्ट्रेट इसकी लेग्स हैं, तो ये डिवाइडर हम यूज़ करते हैं। एक और कैलिपर होता है, उसे कहते हैं ऑड लेग कैलिपर। कैसा होता है, ऑड लेग कैलिपर। उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी एक जो लेग होती है सीधी होती है, एक लेग 45 डिग्री बेंड होती है अंदर की तरफ। ठीक है, उसे जेनी कैलिपर भी बोलते हैं। क्या नाम है उसका, जेनी कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर को जेनी कैलिपर के नाम से भी बोला जाता है। उसका यूज हम किसी स्लॉट के पैरेलल हमें कोई मार्किंग करनी है वहां यूज कर सकते हैं जेनी कैलिपर का, या फिर कोई राउंड बार है उसका सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है तो जेनी कैलिपर से बहुत आसानी से उसका सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिवाइडर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा है ना। शीट मेटल वर्क में आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है या आर्क ड्रॉ करना है तो वहां पे डिवाइडर यूज कर सकते हो। वहां पे जो टिप होती है इसकी वो कार्बाइड की बनी होती है ताकि वो आसानी से घिसे ना, उसमें वियरिंग ना हो। ठीक है, और भी कुछ स्पेशल पर्पस टूल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, टैप एंड ड्रिल गेज है। क्या है, टैप एंड ड्रिल गेज। आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें होल्स बने हुए हैं, सब होल्स के बगल में उसका नंबर दिया हुआ है। जैसे कि ड्रिल की बात करें तो ड्रिल का जो नंबर होता है 1 से लेकर 80 तक होता है। अलग नंबर का अलग अलग ड्रिल साइज होता है। तो इंस्टेंटली अगर आपके पास टैप एंड ड्रिल गेज अवेलेबल है वर्कशॉप में तो सिंपली आप जिस साइज का ड्रिल करना चाहते हैं उस होल में यहाँ पे आप लगा के आप वेरीफाई कर सकते हो कि ड्रिल बिट का साइज क्या है। टैपिंग आपको करना है तो टैपिंग के लिए आप ट्रैप का साइज भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, स्पेशल पर्पस गेज है। इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते, गेज बोलेंगे इनको अपन। ये बहुत बढ़िया स्पेशल पर्पस गेज है ताकि इंस्टेंटली आप वेरीफाई कर सकें किस साइज का आपको टैप चाहिए, ड्रिल चाहिए किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगला इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं स्क्रू पिच गेज। जनरली आपने वर्कशॉप में देखा होगा, स्क्रू पिच गेज एक तरह की ब्लेड होती है जिसमें अलग अलग कह सकते हैं कि स्लॉट्स बने होते हैं अलग अलग पिचेस को वेरीफाई करने के लिए। स्क्रू थ्रेड की पिचेस को जनरली वेरीफाई करने के लिए सब पे नंबर लिखा होता है, आपको मैच करना होता है। मैं आने वाली स्लाइड में दिखाऊं किस तरह से मैच करना होता है। तो स्क्रू पिच गेज कब यूज करते हैं हम, स्क्रू पिच गेज हम यूज करेंगे फॉर गेटिंग पिच ऑफ एनी थ्रेड डायरेक्टली, या तुरंत किसी थ्रेड का पिच फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट रेडियस गेज बोलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रिप्स आपको अवेलेबल हैं। ये स्ट्रिप्स डायरेक्टली आप किसी सरफेस पे लगा के उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बस बशर्ते कि ये मैच होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर्ली मैच होगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, उसका नंबर देखेंगे सब पे मार्किंग बनी रहती है कि क्या साइज है उसके रेडियस का। तो डायरेक्टली अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस गेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, स्क्रू पिच गेज यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी थ्रेड का पिच फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेप एंड ड्रिल गेज आप यूज़ कर सकते हैं, टैपिंग जो टूल है और ड्रिल टूल है उसका साइज वेरीफाई करने के लिए। तो ये सारे स्पेशल पर्पस गेजेस हैं। अब देखिए स्क्रू पिच गेज का यूज़ कैसे करना है। सपोज ये थ्रेड है, इसका मुझे पिच फाइंड करना है तो ये स्क्रू पिच गेज को मैं लेके आया, किसी ब्लेड को लेके आया, पास लेके आया, मैंने इसको लगा लिया। लगाने के बाद देखा पूरी तरह से सेट हो रहा है उसके अंदर, तो मैं कह सकता हूँ इसी साइज का इसका पिच है।
ओके, तो इस पिच को आप वेरीफाई कर सकते हो, अलग अलग ब्लेड्स को लगा के आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें जो बिल्कुल सटीक इसके अंदर बैठेगा। चाहे तो इसको लगाने के बाद इसको बोल्ट को आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि सही है वैल्यू की नहीं है। देखिए इस तरह से आप लगा के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं स्क्रू पिच गेज को, ठीक है। अगला स्पेशल पर्पस जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बेवल गेज। ये बेवल गेज जनरली यूज़ करते हैं, इसमें विंग नट लगा होता है जिसको आसानी से आप थंब से लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ये क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार के ग्रेजुएशन इस पर बने नहीं है। जनरली इसका काम क्या है, किसी भी एंगल को सेट करना और उसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट तक ट्रांसफर करना। तो इसका मेन काम क्या है, किसी भी एंगल को सेट करके और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना, यही इस बेवल गेज का यूज है। अब बात करते हैं फीलर गेज। ये भी ऑटोमोबाइल का जो आपका लैब होगा उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पे टैपेट क्या कर रहा है, यहाँ पे रॉकर पैड और वाल के बीच का जो गैप है, टैपेट क्लियरेंस भी बोलते हैं, उसको सेट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी ब्लेड्स इसमें अवेलेबल होती है। दिस इज अ फीलर गेज, ओके। अलग अलग थिकनेस की ब्लेड्स होती हैं। आप अगर ज़्यादा थिकनेस को मेज़र करना चाहते हो तो 2-3 स्ट्रिप को एक साथ लगा के भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज बेसिकली यूज फॉर चेकिंग द थिकनेस ऑफ एनी स्लॉट। कोई स्लॉट है उसका आपको गैप या थिकनेस फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है फीलर गेज। यू कैन सी ये भी फीलर गेज ही है और इस तरह की इसकी स्ट्रिप्स आती हैं, अलग अलग कंपनी में आती हैं और अलग अलग साइजेस जो इस पे स्ट्रिप का होता है, जो थिकनेस होती है, ये इस पे मार्किंग होती है ताकि स्ट्रिप लगा के चेक कर लें आप और जो भी साइज होगा वो डायरेक्टली यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट एज की। अब स्ट्रेट एज ये भी इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रेट एज यानी कि स्ट्रेटनेस चेक करना, यानी कि कोई सरफेस है आपको स्ट्रेटनेस चेक करना है कि बिल्कुल समतल है कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं, तो वहाँ पे स्ट्रेट एज का यूज़ होता है। और स्ट्रेट एज को डायरेक्टली रख के, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में दे सकते हैं, ये स्ट्रेट एज का यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कंफर्म किया जा रहा है, यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है कि ऊपर की सरफेस बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं है। तो ये स्ट्रेट एज से आप डायरेक्टली चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेलीस्कोपिक गेज है। ये टी शेप का होता है और जैसे कि रेचेट आपने देखा था वर्नियर कैलिपर में, सॉरी रेचेट देखा था मैट्रिक माइक्रोमीटर में, सेम उस तरह का ही यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है जिसके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, इसको अंदर या बाहर आप मूव कर सकते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस टेलीस्कोपिक गेज का बेसिकली जो यूज होता है वो किसी बड़े बोर का साइज लेना होता है, यानी कि कोई बोर है उसका आप डायमीटर लेना चाह रहे हो, इंटरनल डायमीटर, तो वहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज का यूज होता है और अलग अलग सेट में अवेलेबल होता है ताकि अलग अलग साइजेस को आप वेरीफाई कर सको। जैसे कि बड़ा वाला आप दे सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज है। अगर मैं बोलूँ छोटा साइज या वो कह दूँ आपसे कि 13 mm का साइज है वो वेरीफाई करना है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज उस बोर के अंदर जाएगा नहीं क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग टेलीस्कोपिक गेज में आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग 6 के सेट में ये अवेलेबल है, तो अलग अलग साइज आप ले लें और सुइटेबल साइज के हिसाब से आप जाके वहाँ पे उस बोर का डायमीटर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना है ताकि ये एक्सटेंडेड पोर्शन है ये अंदर की तरफ आ जाए, टूवर्ड्स मूव हो, और फिर उसको बोर में लगाने के बाद उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा वैसे ही इसको आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ग्रेजुएशंस बने नहीं डायरेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए, तो इसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, यानी कि आप वर्नियर कैलिपर पे ले आ सकते हो, माइक्रोमीटर पे ले आ सकते हो, वहाँ जाके आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। यानी कि टेलीस्कोपिक गेज जो है वो डिस्टेंस को ट्रांसफर कर रहा है, ना कि मेजर, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस मुझे लेना लिया मैंने और फिर इसको मैंने किसी माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पे ले गया, वहाँ से इसका मेजरमेंट ले लिया। तो इस तरह से किसी स्लॉट का या किसी बोर का डायमीटर में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज का यूज होता है। अब बात करते हैं डायल इंडिकेटर की। डायल इंडिकेटर को डायल टेस्ट इंडिकेटर भी कहा जाता है।
है ना। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल का। तो इसका प्रिंसिपल होता है रैक एंड पिनियन। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट होता है, यानी कि इसमें टू और फ्रो जो मोशन होता है उसको रोटरी मोशन में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 mm के बराबर होता है ना। ये बेजल कैप होती है, इसको आप लूज करके डिस्क को कैलिब्रेट कर सकते हैं। डिस्क पूरी मूवेबल होती है, अगर उसको लूज करेंगे आप डिस्क पूरी मूव हो सकती है। और इसको जो पॉइंटर आपका है इसको 0 पे आपको सेट करना होता है सबसे पहले। अगर ये 0 पे सेट है उसके बाद ही आप इसको फर्दर यूजिंग के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंटर है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। बेसिकली डायल इंडिकेटर का यूज किया है, आपको सरफेस कंडीशन मेजर करनी है ना। ये फ्लैटनेस चेक करनी है। मतलब डायल इंडिकेटर क्या करता है, एक छोटे से छोटे वेरिएशन को भी आपको बड़े तौर पे दिखाता है ना। जब क्या होगा, इसको आप किसी टेबल पे सेट करेंगे, किसी सरफेस पे सेट करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, काउंटेड पॉइंट उस सरफेस के अलग अलग पोजीशन से गुजरेगा। जब अलग अलग पोजीशन से पास होगा तो क्या होगा, अगर जो सरफेस है बिल्कुल रेगुलर है तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन ना के बराबर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा इस पॉइंटर पे। और अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो छोटा सा वेरिएशन आपको बड़े तौर पे यहाँ पे नजर आएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, उसकी वहाँ से फिनिशिंग करेंगे। जो भी मशीनिंग आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली सरफेस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रफनेस फाइंड करने के लिए, सरफेस इरेगुलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए, रन आउट के लिए, सेरेंडिसिटी आपको चेक करनी है किसी भी रॉड की या किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, है ना। तो वो आप इससे कर सकते हो। रन आउट वहाँ से चेकिंग होती है, तो ये सब चीज़ वहाँ से कर सकते हो आप। किस तरह से डायल इंडिकेटर को सेट करना है, यू कैन सी द व्हाट इज द राइट पोजीशन। ये करेक्ट पोजीशन है, 90 डिग्री आपको टुवर्ड्स लेना है, किसी एंगल पे आपको सेट नहीं करना है। तो इस पोजीशन में आप इसको सेट करिए। अब बात करते हैं इसको रीड कैसे करना है। तो एक सैंपल के तौर पे मैंने प्रॉब्लम लिया है, डायल इंडिकेटर को किस तरह से रीड करना है। सपोज किसी सरफेस के ऊपर ये पॉइंटर रखा हुआ है और ये पोजीशन आपको मिल रही है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि पहले जो जिस पोजीशन में मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा था आगे में इसको लेके गया डायल इंडिकेटर को, तो पहले वाले और अभी रीडिंग में कितना वेरिएशन आया। ये वेरिएशन कैसे चेक करेंगे, सपोज इज अ केस। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिस्क अवेलेबल है। एक डिस्क यहाँ पे, यानी कि एक रीडिंग यहाँ ले सकते हो, एक रीडिंग आप यहाँ ले सकते हो। अब बात करें मेन स्केल। मेन स्केल बाहर वाला जो है ये मेन स्केल नहीं है। मेन स्केल कौन सा है, जो अंदर वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो मेन स्केल है। और बाहर वाला पोर्शन है वो आप कह सकते हो वर्नियर कह सकते हो आप। ये सब डिवीजन वाला कह सकते हो, सेकेंडरी कह सकते हो। तो मेन स्केल ये हो गया, सेकेंडरी स्केल ये हो गया अपना। इस तरह से आप समझ लो, भूलोगे नहीं। अब मुझे कैसे करना है, तो पहला फॉर्मूला वही है अपना जो वर्नियर स्केल का बताया था मैंने, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। डायल में एप्लीकेबल है, वर्नियर में एप्लीकेबल है, माइक्रोमीटर में एप्लीकेबल है। चाहे किसी भी तरह का वर्नियर हो, चाहे किसी भी तरह का माइक्रोमीटर हो, सब जगह सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो फॉर्मूला रिमेन सेम। तो पहले मुझे लेनी होगी मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग मुझे यहाँ से लेना होगा। अब पहले इसका पॉइंटर आप देखिए, 0 देखिए, ये 0 यहाँ पर है। 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पर है। तो पहले मैं 0 पे चेक करूंगा इसको, तो ये 0 पे था। अब 0 से मैं देखूंगा एंटी क्लॉकवाइज ने मूव किया। कैसा मूव किया इसने, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्लॉकवाइज मूव नहीं किया इसने, कैसा मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। देखेंगे 1 2 3 4 5, कितना है ये नीचे वाला कितना है, 5 है। तो आप देखेंगे जो पॉइंटर आपको दिख रहा है मेन स्केल का, वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है। कहाँ लाई कर रहा है वो, 4 और 5 के बीच में। यानी कि 5 तो मिल ही नहीं सकता मेन स्केल के तौर पे। तो कितना रीडिंग लूंगा मैं लूंगा इसको 4। तो कितना लिया, 1 2 3 और ये 4। कितना लिया मैंने, 4 लिया। तो स्टेप 1 में क्या हो गया, मेन इसकी रीडिंग कितनी हो गई, ये हो गई 4 mm। कितना हो गया, 4 mm। अब बात करते हैं सब पार्ट की, यानी कि सेकेंडरी रीडिंग की। सेकेंडरी रीडिंग ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो देखेंगे कितना है ये। याद रखिए इसका 1 पार्ट, इसका जो 1 पार्ट है यानी कि 1 mm है, इसके 100 mm के यानी कि 100 डिविजन्स के बराबर है। mm नहीं बोलना चाहिए, इसके 100 डिविजन्स के बराबर है। यानी कि इसका एक पार्ट, यानी कि 0 से लेकर 1 तक जब ये आएगा, ये पूरा एक बार पॉइंटर पूरा घूम चुका होगा। ठीक है, इसका एक पार्ट मेन के 100 पार्ट के बराबर है। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.01 हो गया। सिंपल सी बात है। तो आप देखेंगे कि ये कितना डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 20 25 26। कितने पे आ रहा है ये, 26 पे आ रहा है। तो 20 मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, मेन स्केल का 4 हो गया। तो 4 प्लस कितना हुआ ये 26,
इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो 26 इंटू 0.01 करेंगे कितना आएगा 0.26 mm, कितना आएगा 0.26, तो इसका रीडिंग कितना है 0.26, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया 4.26 इज द फाइनल वैल्यू। ओके, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी 4.26 mm के बराबर। आई थिंक अब किसी भी पोजीशन पे डायल इंडिकेटर आपको दे दिया जाए तो आप रीडिंग इसका आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं आगे। अगला जो है वो है साइन बार। क्या है साइन बार? इट इज ऑल्सो स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट, और बेसिकली 1 मिनट तक की एक्यूरेसी के लिए आप इससे एंगल मेजर कर सकते हो। इसका लीस्ट काउंट कह सकते हो 1 मिनट, क्योंकि मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा हुआ है कि इसका यूज़ 1 मिनट तक की एक्यूरेसी के लिए एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब याद रखिए कभी भी साइन बार को यूज़ करना है। साइन बार के बारे में पहले थोड़ा बताया था हम आपको। साइन बार इस तरह का एक बार होता है जिसमें 2 रोलर्स लगे होते हैं। ओके, इसके बीच में कुछ होल्स होते हैं। होल्स के 2 कारण हैं, एक तो इसका वेट कम करने के लिए, सेकेंडली इसको आसानी से होल्ड करने के लिए। 2 चीज़ के लिए इसमें होल्स दिए होते हैं। याद रखिए इसमें 3 चीज़ें और चाहिए होती हैं अगर साइन बार को आपको यूज़ करना है तो। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे दिखा है ना गेज ब्लॉक, है ना। गेज ब्लॉक्स का मतलब क्या है? ये स्लिप गेजेस हैं। स्लिप गेज आपने बॉक्स देखा होगा, वो स्लिप गेजेस आपको यूज़ करना है। पहली चीज़ स्लिप गेज आपके पास होना चाहिए, दूसरा सरफेस प्लेट आपके पास होना चाहिए, 2 चीज़, तीसरा यहाँ पे डायल इंडिकेटर या डायल गेज आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर साइन बार से किसी एंगल को आप मेजर करना चाहते हो, किसी टेपर्ड एंगल को आप मेजर करना चाह रहे हो, तो इसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें और चाहिए। कौन कौन सी चीज़ चाहिए? आपको स्लिप गेज चाहिए, डेटम सरफेस के लिए आपको क्या चाहिए? सरफेस प्लेट चाहिए, और आपको डायल इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, सिंपल से इसका फॉर्मूला वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है ना। ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अब फिर सिंपली क्या करना है अपन को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, पी अपॉन एच। फिर बात करते हैं इसमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं, नीचे भी होल्ड कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, एंगल वेरीफाई करने के लिए ये सरफेस डेटम के पैरेलल होना चाहिए। तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? डायल से, यानी कि डायल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके आएंगे, इसमें वेरिएशंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसकी लेंथ आपको पता होगी, साइन बार की जो लेंथ है, द लेंथ बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दिस 2 रोलर्स, है ना, ये आपको ऑलरेडी पता होगी। और फिर आपको स्लिप गेज की हाइट पता होगी, क्योंकि स्लिप गेज आप यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी उसका साइज़ लिखा होता है। जो भी स्लिप गेज का साइज़ होगा आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको परपेंडिकुलर पता होगा, आपको इसका हाइपोटेनियस पता होगा, दोनों वैल्यूज़ आपको पता होंगे। तो बाय डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एंगल थीटा। तो इस तरह से साइन बार का आप यूज़ कर सकते हैं। और भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मगर ये सेशन मेरा एक ही दिन का था। ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश मैंने की है। 24 आवर्स का मेरा शेड्यूल है यहाँ पे मेट्रोलॉजी का, मगर फिर भी 1 घंटे के हिसाब से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा डाउट सेशन में। थैंक यू।